नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो लेके आए आपके लिए, हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको अपना फर्म कैसे स्टेब्लिश करना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, सुटेबल मार्केट कैसे सर्च करनी है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रिपेयर करना है, जेन्युइन बायर को कैसे फाइंड करना है, अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग आपको कैसे करनी है, वेरीफाई कैसे करना है बायर को, सप्लायर को कैसे वेरीफाई करना है, बायर को कैसे कन्विंस करना है, बायर को सैंपल कैसे सेंड करना है, आपको कंटेनर आपको कैसे स्टफिंग करना है, सेल्फ सीलिंग क्या होता है, पेमेंट कैसे रिसीव करेंगे और बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ योर फर्म, यानी सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का नाम सोचना होगा। नॉर्मली 5 टाइप की कंपनीज होती है इंडिया में, सोल प्रोप्राइटरशिप, ओपीसी जिसको 1% कंपनी बोला जाता है, एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये 5 टाइप की कंपनीज रहती है। इन 5 टाइप की कंपनी में से कोई भी एक कंपनी आप चूज कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि इनिशियली अगर आपको टैक्सेशन का बहुत ज्यादा झंझट नहीं चाहिए, या फिर नॉर्मली आपको स्टार्टिंग में कौन सी कंपनी, किस टाइप की कंपनी ओपन करनी चाहिए, तो नॉर्मली आप 1% कंपनी ओपन कर सकते हैं। और आप, क्योंकि 1% कंपनीज में क्या है, आपको प्राइवेट लिमिटेड के भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो एज ए फ्रीलांसर, यानी मैं एक जॉब कर रहा हूं या फिर मैं कोई फ्रीलांसर हूं, तो जो भी अगर कुछ बिजनेस में लॉस होता है तो वो मेरी प्रॉपर्टी, जो मेरी खुद की प्रॉपर्टी, उससे भी रिकवर किया जा सकता है। लेकिन 1% कंपनीज में, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गवर्नमेंट के बेनिफिट्स रहते हैं कि इंडिविजुअल जो डायरेक्टर है उसकी प्रॉपर्टी से कोई मतलब रिकवरी नहीं होगी। ओनली अगर कंपनी को लॉस होता है तो कंपनी की जो एसेट्स रहते हैं उनको ही बेच के ओनली रिकवरी हो सकती है। पर ये सब आपको सोचना नहीं है। आपको जस्ट अगर आपको देखना है कि कौन सी कंपनी बेटर है, कौन सी कंपनी मैं बना सकता हूं, तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि विच टाइप ऑफ कंपनी यू शुड स्टार्ट इन स्टार्टिंग ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस, तो वो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन एक मेन रोल प्ले करता है टू स्टार्ट योर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस। वाइस वर्सा दोनों के लिए है कि आपको इंपोर्ट अगर कराना है तो इंडिया में उसका मार्केट क्या है प्रोडक्ट का, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो वो सप्लाई कैसे आपको मिलेगा उस प्रोडक्ट का, और उसका डिमांड कैसा है, कौन सी मार्केट में आप उसको बेच सकते हैं। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए भी हमारा एक अलग से वीडियो है, वो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं कि आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जाना है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में जाना है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में जाना है, इमिटेशन ज्वेलरी में जाना है, या फिर आपको मेडिकल लाइन में जाना है, या फिर आपको और किसी प्रोडक्ट में जाना है, स्पाइसेस में जाना है, टी प्रोडक्ट करना है, आपको कॉफी करना है, या फिर टैम्बैको करना है, कौन से प्रोडक्ट में आपको जाना है, किस में आपकी एक्सपर्टीज है, या फिर वो प्रोडक्ट आपको चूज करना चाहिए जो कि इजिली आपको सप्लाई उसका मिल जाता है अच्छे रेट पे, कंपेटिटिव रेट पे। जैसे आप अगर सप्लाई जो अपना जो जिससे आप खरीदते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है या फिर किसान है, कोई फर्म है, ट्रेडर है, डीलर है, जिससे आप खरीद रहे हैं, उससे अगर आप ऑप्टिमाइज करते हैं आपका सोर्सिंग, तभी जाके आपका जो मार्जिन है वो एनहेंस होता है। और आप मार्जिन एनहेंस करेंगे, आपका मार्जिन अच्छा रहेगा, आपको प्रॉफिट अच्छा रहेगा, तो आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा और आप उसमें अपना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहेंगे और अपना बिजनेस अच्छा जल्दी से ग्रो कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइंडिंग सुटेबल मार्केट सिलेक्शन, यानी सुटेबल मार्केट सिलेक्शन आपको करना है कि एशियन मार्केट में आपको अपना सामान बेचना है। जैसे 48 कंट्रीज आती है एशिया में, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, वेस्ट ये बांग्लादेश हो गया। तो ये सब कंट्रीज जो टोटल मिला के 48 कंट्रीज आती है, 48 कंट्रीज में आपको अपना मार्केट सिलेक्शन करना है। क्या वो मार्केट सिलेक्शन के लिए भी अलग से हमने एक वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मार्केट सिलेक्शन भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, उसका डिमांड क्या है। तो इसलिए मैं पहले बोलता हूं कि आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन वाला स्टेप पहले रखिए और उसके बाद में आपको मार्केट सिलेक्शन करना है कि आपको कौन सी, अगर आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है तो आपको यूरोपियन मार्केट में जाना चाहिए, उसका क्वालिटी अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो आपको यूरोपियन मार्केट में डेफिनेटली जाना चाहिए।
उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है या फिर मॉडरेट है, नॉर्मली चलने वाला है, तो एशियन कंट्रीज में चलेगा और ये अफ्रीकन कंट्रीज में चलेगा। अफ्रीकन कंट्रीज में 54 कंट्रीज है टोटल, तो अफ्रीकन कंट्रीज से भी इंडिया से बहुत ज्यादा सामान जाता है, तो आप वहां भी टारगेट कर सकते हैं। गल्फ कंट्री में टारगेट कर सकते हैं, जैसे दुबई में, यूएई जिसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो दुबई में इंडिया से बहुत ज्यादा वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जाता है, वहां तो कमीशन पे काम होता है, जैसे लगता है कि इंडिया की कोई सब्जी मंडी वहां पर है और वहां हिंदुस्तानी भाई बहन हमारे वहां पर बैठे हुए और वो इंपोर्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान से और कमीशन बेच पे वहां पर बेच रहे हैं और फिर वो आपको आपका पैसा दे रहे हैं। लेकिन मैं यही मुझे देखने को मिलता है, जितना हम लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, आप अगर दुबई में काम कर रहे हैं और आप क्रेडिट पे काम कर रहे हैं तो आपको ध्यान रख के काम करना होगा। घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना होगा, फ्रॉड से आपको बचना होगा, वहां पर थोड़ा होता है, ये सब चलता है। आप यूरोपियन मार्केट में अपना ट्राई कर सकते हैं। यूरोपियन मार्केट में 27 कंट्रीज है। अगर आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप यूरोपियन मार्केट में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और यूरोपियन मार्केट में आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन, यानी आप अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करेंगे तो उसमें जैसे आपको आईसी लगना है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको कहां से मिलेगा? डीजीएफटी की वेबसाइट से 500 रुपए में मिल जाता है। अगर आप किसी कंसल्टेंट से बात करते हैं तो नॉर्मली 2-3 हजार रुपए कोई भी कंसल्टेंट ले लेता है। लेकिन आप अगर कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है और आप काम कर सकते हैं, खुद से काम करना पसंद करते हैं, तो आप आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अपना खुद से निकाल सकते हैं डीजीएफटी की वेबसाइट से, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट आप विजिट कीजिए, वहां से आप अपना आईसी खुद से निकाल सकते हैं। आपको जीएसटी बनाना है तो जीएसटी के लिए आप फ्री है। अगर आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेते हैं तो नॉर्मली आपको वो 3,000-4,000 रुपए चार्ज कर लेता है। आप डायरेक्ट अपना खुद से भी इंटरनेट पे आप अप्लाई कीजिए अपना जीएसटी, अपने वहां पर एड्रेस वगैरह सब अच्छे से रखिए। ये इसमें कई बार इशू ये आता है, कई बार मेरे जो सब्सक्राइबर या फिर मेरे क्लाइंट्स है, कई बार मुझे फोन करके पूछते हैं कि सर जीएसटी हमारा रिजेक्ट हो गया है। इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि एड्रेस जो है हमने वो घर का एड्रेस दिया, फर्म का एड्रेस नहीं दिया और वो घर मेरे नाम पे नहीं, मेरे फादर के नाम पे या मदर के नाम पे या वाइफ के नाम पे है। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, आप दोबारा से उनको रीओपन कर सकते हैं, दोबारा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा भी पहले जब हमने जीएसटी अप्लाई किया था, फर्स्ट जीएसटी हमारा रिजेक्ट हुआ था, उसमें हमने जो उनका क्वेरी आया था उसको क्वेरी का रिप्लाई किया था और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर ऐसा ऐसा है, और उनको फिर जो एड्रेस प्रूफ उनमें लगता है तो एड्रेस प्रूफ आप उनको जरूर दे दीजिए, तो आपका जीएसटी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आपको आरसीएमसी बनाना है, तो रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना प्रोडक्ट देखना कौन सा आपका प्रोडक्ट है। अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए आपका ईपीसी जो लगेगा वो अपेडा लगेगा, यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक बड़ी अथॉरिटी है, उसका आरसीएमसी आपको 5,000 से 6,000 रुपए के बीच में आपको मिल जाता है। उनसे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, इजिली आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आ जाती है। अगर आपको इमिटेशन ज्वेलरी है तो उसके लिए हैंडीक्राफ्ट वाला ईपीसी आपको लग जाता है, यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट ईपीसीएच। उनकी आप मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। अगर आपको अपना प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसमें आपको नहीं पता चल पा रहा है तो जनरल प्रोडक्ट्स के लिए जो ग्रोसरी या जनरल आइटम्स रहते हैं उसके लिए फियो भी मिल जाता है, तो फियो का भी मोबाइल एप्लीकेशन है, वो भी मोबाइल एप्लीकेशन आप अपना डाउनलोड करके रख सकते हैं। बैंक का करंट अकाउंट आप अपना ओपन करा सकते हैं, तो नॉर्मल प्रोसेस है, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है, कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। आप बैंक का अकाउंट अपना करंट अकाउंट खुद से ओपन करा सकते हैं। एडी कोड रजिस्ट्रेशन के लिए भी जिस बैंक में आपका करंट अकाउंट है उस बैंक को आप बोलिए, वो आपका पोर्ट पे एडी कोड रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी सीएचए का भी आप हेल्प ले सकते हैं। इसमें पैकेजिंग लिस्ट है तो वो आप तब बनाएंगे जब आप एक्सपोर्ट करेंगे। इनवॉइस कॉपी है वो भी तब बनाएंगे जब आपको एक्सपोर्ट करना है, इनिशियल में वो आपको जरूरत नहीं है। बिल ऑफ लेडिंग वो सब भी आप तभी आपको बिल ऑफ लेडिंग वो शिपिंग कंपनी आपको देती है, तो वो सब आपको अभी सोचने की जरूरत नहीं है। इनिशियली आपको ये जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रहते हैं आईसी, जीएसटी, आरसीएमसी, एडी कोड रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट,
अकाउंट ये आप ओपन करा लीजिए। नेक्स्ट स्टेप आता है फाइंडिंग जेन्युइन बायर। तो जेन्युइन बायर आपको फाइंड करना है तो आप ट्रेड फेयर का आप हेल्प ले सकते हैं, फिजिकली आप विजिट कर सकते हैं दूसरी कंट्री को, आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं, गूगल पेड डायरेक्टरी रहती है, पेड डायरेक्टरी आप ले लीजिए। जो ट्रेड फेयर रहते हैं, ट्रेड फेयर का भी आप डायरेक्टरी ले सकते हैं, कुछ फ्री रहती है, कुछ पेड सर्विसेज भी रहती है, उनको आप ले सकते हैं। इंडियन एम्बेसी का भी आप हेल्प ले सकते हैं। यूएसए में हमने सबसे पहले जब अपना इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस चालू किया था तो इमिटेशन ज्वेलरी में यूएसए में जो भी जेन्युइन बायर है उसका लिस्ट हमने पहले इंडियन एम्बेसी से ही लिया था। वहां पे रितु करके मैम है, आप उनका कांटेक्ट ले सकते हैं, हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है योर प्रोडक्ट मार्केटिंग। तो आपको जो मार्केटिंग करनी है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल इंटरनेट का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, तो फिजिकल जो प्रिंट मीडिया रहता है, जैसे अखबार में आपको अपना कुछ देना है, लोकल मार्केट में आपको कुछ अपना सप्लायर से कांटेक्ट करना है तो वो आप लोकल में भी आप अपना दे सकते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में आप अपना ऐड निकलवा सकते हैं, गूगल पे आप अपना ऐड निकलवा सकते हैं, फेसबुक में अपना ऐड निकलवा सकते हैं। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जितने सोशल मीडिया में लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या ट्विटर हो गया, जो भी आपको दिखता है, नॉर्मली 27 ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि जिन पे लोग पब्लिक एक्टिव रहती है, उन सब पे आप अपना पेज बनाइए। फ्री में पेज बन जाता है, आप खुद से भी बना सकते हैं और किसी आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी हायर कर सकते हैं, वो अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइंडिंग गुड सप्लायर। देखिए आप अपना सप्लायर अच्छा फाइंड करेंगे, यानी आपको वो ऑप्टिमाइज रेट में अगर सप्लाई कर सकता है तभी तो आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो जो ऑप्टिमाइज आपको रेट पे सप्लायर चाहिए तो उसके लिए आपको माउथ पब्लिसिटी से भी आप ले सकते हैं, फ्रेंड्स फैमिली से ले सकते हैं। अपने जो कंपटीटर है, ये बेस्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं, जो कंपटीटर है, कंपटीटर को जो सप्लाई कर रहा है उससे आप पहले कांटेक्ट कीजिए कि वो उसको कितने रेट में दे रहा है और आपको कितने रेट में वो दे सकता है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी, कंपटीटर के सप्लायर को ही पकड़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है, उसको आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं। वेरीफाई, नेक्स्ट स्टेप है वेरीफाइंग बायर एंड सप्लायर। तो सप्लायर को कैसे वेरीफाई करना है, बायर को कैसे वेरीफाई करना है, उसके लिए अलग से हमने वीडियो बनाया, अगर आपने देखे तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो बायर को, सप्लायर को वेरीफाई कीजिए सबसे पहले उसकी मेल आईडी से, यानी उसका, जैसे मेरा अगर मेल आईडी आप देखेंगे तो rajiv@globalexport.com, ये हमारा डोमेन नेम है, डोमेन के ऊपर हमारा जो ईमेल आईडी है वो बना हुआ है। अगर मेरा पर्सनल ईमेल आईडी आप अगर देखेंगे तो senrajiv@gmail.com। तो ये जो जीमेल वाली आईडी रहती है वो फ्री आईडी रहती है, तो उसमें नॉर्मली चांसेस फेक वाले ज्यादा रहते हैं। तो कोई भी जीमेल वाली आईडी से आपको मेल आ रहा है, कोई भी फेसबुक या व्हाट्सएप से आपको डायरेक्ट कोई कॉन्टेक्ट कर रहा है, क्योंकि बड़े बड़े लुभावने ऑफर दे रहा है, तो उनसे आपको जरूर सतर्क रहना होगा और आपको क्रॉस वेरीफाई कराना रहेगा। आपको जो थर्ड पार्टी रहती है, थर्ड पार्टी भी कुछ वेरीफाई करा के देती है अपने बायर को, तो उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडियन एम्बेसी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से भी आप लिस्ट ले सकते हैं, उनका वेबसाइट चेक कीजिए, उनको डॉक्यूमेंटेशन आप मांग सकते हैं कि सर आप आपका ये आईसी लाइसेंस या फिर कोई भी आपको लाइसेंस आप उनसे मांगेंगे तो वो इजिली आपको दे देंगे, उसमें कोई ऐसे ईगो हर्ट होने वाली कोई इश्यू की वाली बात नहीं है। वो भी आप उनसे बात करेंगे तो आपको जरूर उनसे मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है कन्विंसिंग योर बायर। तो बायर को कन्विंस करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, क्वालिटी आपकी अच्छी रहेगी, प्राइस ऑप्टिमाइज रहेगा, तो बायर जरूर आपके साथ में कन्विंस होगा, आपसे कन्विंस होकर आपका डील डन कर देगा। सेंडिंग सम ऐसे गुड सैंपल टू दिस बायर। तो जो बायर को जब भी सैंपल आप भेजने तो सैंपल अच्छा भेजिए, अच्छा सैंपल आप भेजेंगे तो वो जल्दी इंप्रेस होगा और आप जैसा सैंपल भेज रहे हैं मैं आशा करता हूं कि वो उस टाइप का ही आप उसको प्रोडक्ट देंगे तो आगे भी वो रिपीटेड बिजनेस आपके साथ में करेगा। लेकिन कभी ऐसी चीटिंग मत करना अपने बायर के साथ में कि आप सैंपल जो भेज रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का सैंपल भेज रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअल में आप शिपमेंट भेज रहे हैं तो एक शिपमेंट का तो आप पैसा कमा लेंगे लेकिन बाद में आप बिजनेस लॉस कर देंगे, बाद में वो बायर आपको कभी कांटेक्ट नहीं करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए आपका जो बायर है वो आपका कस्टमर है, उसको सेटिस्फाई करना हमारा पहला कर्तव्य है। इट्स अवर प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसको हम अच्छा क्वालिटी का सामान भेजेंगे तो खुश रहेगा, बाद में हमें ऑर्डर भी रिपीट करके देगा।
अच्छे कांटेक्ट, अच्छे सीएचए से आप कांटेक्ट कीजिए। अगर सीएचए से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सीएचए भी मिलेंगे, बैंकिंग के कुछ लोग मिलेंगे, सप्लायर मिलेंगे, बायर मिलेंगे, डिफरेंट तरीके के उसमें लोग हैं, गुलदस्ता टाइप से बना हुआ है। तो आप, हमने वो चैनल चालू किया लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और इस चीज का आप फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कंटेनर स्टफिंग। तो कंटेनर स्टफिंग के लिए भी हमने एक वीडियो बनाया, कंटेनर स्टफिंग और सेल्फ सीलिंग। सेल्फ सीलिंग का आपको कब परमिशन मिल जाता है, जैसे आप रेगुलर कंटेनर भेजते जाते हैं तो जो कस्टम रहता है, इंडियन कस्टम, तो वो उसको आपके ऊपर विश्वास हो जाता है कि ये लोग जो भेज रहे हैं वो जेन्युइन सामान भेज रहे हैं, उसमें कुछ गलत आइटम नहीं है। जैसे अगर आपने देखा फैब्रिक, अगर आप कपड़े भेज रहे हैं और उसमें आप कोई मेटल का सामान भेज देते हैं तो फिर वो स्क्रीनिंग में पकड़ा जाता है। तो वैसा आप मत कीजिए। जो आपने इनवॉइस में लिखा है, जो पैकेजिंग लिस्ट में आपने लिखा है, वो ही आप सामान अंदर रखिए और आपका धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होता जाता है और फिर आप 1 स्टार 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस भी बन जाते हैं। तो उसमें आपको और एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज कस्टम क्लियरेंस। तो कस्टम क्लियरेंस के लिए आप फिर कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होती। जब आप रेगुलर एक्सपोर्ट करने लगते हैं, आपको सेल्फ सीलिंग की परमिशन मिल जाती है। आप कंटेनर अपनी फैक्ट्री पे भी लेके आ सकते हैं, वहां पे स्टफिंग कर सकते हैं, या फिर मटेरियल लेके आप आईसीडी पे जा सकते हैं या मेन पोर्ट पे जा सकते हैं, वहां पर आप स्टफिंग कर सकते हैं और सीलिंग करा सकते हैं और फिर बाद में आपको सेल्फ सीलिंग की खुद की परमिशन मिल जाती है। नेक्स्ट इज द रिसीविंग पेमेंट। तो पेमेंट आपको जो रिसीव करना है, 15 नंबर पॉइंट बता रहा हूं, 15 नंबर पॉइंट में है पेमेंट रिसीव। तो किस टाइप से आपको पेमेंट रिसीव करनी है, आप एलसी पे काम कर सकते हैं और मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए कि आप एडवांस में काम करें। तो एडवांस में जब आप काम करेंगे तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सेफ मेथड है। सेफ पेमेंट टर्म में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेफ पेमेंट टर्म में ही काम करें। एलसी पे काम कर सकते हैं लेकिन उधारी में बिल्कुल काम मत कीजिए, डीएडीपी में काम मत कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है बीआरसी यानी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। 60 नंबर पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कह रहा था कि नया एक्सपोर्टर है, उसने अपना एक्सपोर्ट तो कर दिया, शिपमेंट कर दिया, पेमेंट भी आ गया, लेकिन बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट का जो टाइम लिमिट देता है 9 मंथ, उसको बैंक रियलाइजेशन नहीं कराया। तो आजकल तो ईबीआरसी भी हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाता है, तो वो आपको कराना जरूरी है। अदरवाइज ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का, तो वो कंप्लीट प्रोसेस नहीं रह जाता। आरबीआई को कैसे पता चलेगा कि ये गुड्स गया था, तो इसका पैसा आया कि नहीं आया हिंदुस्तान में, वो डॉलर जो आने वाला था वो आया कि नहीं आया। कई बार, एक बार मैंने अपने वीडियो में बताया था कि वो बंदे ने कैश दे दिया, मतलब हैंड टू हैंड कैश दे दिया, लेकिन वो नहीं चलेगा। आपको डॉलर अपने अकाउंट में मंगाने होंगे, वो ही सक्सेसफुल एक्सपोर्ट शिपमेंट बोला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहता है, या फिर जो जॉब कर रहा है बिजनेस में आना चाहता है, या फिर कोई स्टूडेंट है वो बिजनेस करना चाहता है, इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहता है। उन सबको आप शेयर कीजिए और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।